दोस्तों, वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जिसे जहन्नुम कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि वीनस पर टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, जो कि इसे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट बनाता है। इनफैक्ट वीनस इतना ज्यादा गर्म है कि यहाँ इंसान तो दूर की बात बल्कि मशीनस भी पिघल जाती हैं। और इतना ही नहीं, वीनस वाहिद एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ बारिश में पानी नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी तज्जब बरसता है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने प्लेनेट वीनस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वीनस के बारे में डिटेल से बताया था। उस वीडियो में हमने जाना था कि वीनस कैसा प्लेनेट है और इसकी हालत आखिर कैसे हुई। तो वीनस के बारे में तो मैंने उस वीडियो में ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया था, बट एक चीज जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताई थी वो थी वीनस पर भेजे गए मिशंस की स्टोरी, कि कैसे वीनस के अंदर प्रोब्स को उतारा गया और फिर उन्होंने वीनस पर क्या कुछ देखा। तो चलो आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं वीनस की हिस्ट्री को। तो हमेशा की तरह यह वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 90s के टाइम तक इंसानों को यही लगता आया था कि वीनस बिल्कुल अर्थ के जैसा ही है। लोग यह समझते थे कि अगर वह वीनस पर जाएंगे तो उन्हें वहां या तो एलियंस मिलेंगे या फिर शायद डायनासोर्स। इनफैक्ट लोगों को यह लगता था कि वीनस पर भी समंदर है, पेड़ पौधे हैं और शायद लाइफ भी है। और इन सब पर 90s के टाइम में बहुत सारी मूवीज भी बना करती थी जिनमें यही सब दिखाया जाता था कि वीनस पर डायनासोर्स घूम रहे हैं और वहां एलियंस भी हैं, जिन्हें उस टाइम के लोग वनसन्स कहते थे, यानी वीनस पर रहने वाले लोग। वीनस को लेकर लोगों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और उन्हें वीनस से कहीं ना कहीं यह उम्मीद भी थी कि एक दिन वो वीनस पर जाएंगे और वहां अपना घर बनाएंगे। तो लोग आखिर यह सब क्यों सोचते थे? इसकी कोई तो रीजन होगी ना। तो इसका जवाब है हाँ दोस्तों, अगर हम आज से हजारों साल पीछे जाएं यानी एंस टाइम में, तो उस टाइम बहुत सारी सिविलाइजेशंस हुआ करती थी, जैसे ग्रीक्स, इजिप्शियंस, बेबीलोनिया, सुमेरियंस और रोमन्स वगैरह वगैरह। तो ये जितनी भी सिविलाइजेशंस उस टाइम में थी, इन सब में एक बात कॉमन थी। इन सभी को यही लगता था कि जब भी कोई इंसान मरता है तो वो एक स्टार बन जाता है। तो जब भी इनका कोई फेमस किंग या क्वीन मरता था तो ये उसे किसी स्टार से एसोसिएट कर देते थे और फिर उस स्टार की पूजा किया करते थे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि वीनस का इन सब बातों से क्या लेना देना। तो दोस्तों, बात कुछ यूं है कि उस टाइम पर ना तो कोई टेलीस्कोप थी ना दूरबीन थी, जिसकी वजह से वीनस इन्हें एक स्टार की तरह ही नजर आता था। एक बार रात में और एक बार सुबह के टाइम, जिसे ये दो अलग अलग स्टार समझते थे और अक्सर वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा करते थे। तो यही वजह थी कि जब भी इन सिविलाइजेशंस का कोई फेमस किंग या क्वीन मरता था तो यह उसे वीनस से भी एसोसिएट करते थे और फिर वीनस को अपना गॉड समझकर उसकी पूजा भी किया करते थे। तो वीनस नस को अलग अलग सिविलाइजेशंस ने अपने अपने गॉड्स के नाम दिए और फिर वीनस को कई नामों से पुकारा जाने लगा, जैसे ईटर, लुसिफर, वेस्पर, फॉस्फोरस, हस्पेस और सबसे फेमस वीनस। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी नाम हैं ये सब देवी देवताओं के नाम हैं जो वीनस को मिले। इनफैक्ट वीनस भी एक देवी का नाम था, जिसे रोमन सिविलाइजेशन खूबसूरती और प्यार की देवी माना करती थी। तो इन सब के अलावा वीनस के और भी बहुत सारे नेम्स थे, बट जो सबसे फेमस हुआ वो रोमन नेम था यानी वीनस। और तो और मर्क्यूरी से लेकर प्लूटो तक जितने भी प्लेनेट हैं, इन सब के नेम्स भी रोमन गॉड्स के नेम्स पर रखे गए थे। तो खैर, अब हम रोमन हिस्ट्री में नहीं घुसने वाले, तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कई सदियों तक लोग यही समझते रहे कि वीनस एक स्टार है और यह अर्थ के गिर्द ऑन ऑर्बिट कर रहा है, क्योंकि लोग पहले ये नहीं जानते थे कि अर्थ के अलावा और भी प्लेनेट हैं और वह सब सन के गिर्द घूमते हैं। लोगों को बस यही लगता था कि सिर्फ अर्थ ही एक प्लेनेट है और बाकी सब स्टार्स हैं। और तो और लोग ये भी समझते थे कि अर्थ गोल नहीं बल्कि फ्लैट है और यह हमारे यूनिवर्स का सेंटर है, यानी सन और मून के अलावा बाकी सभी स्टार्स अर्थ के गिर्द घूम रहे हैं। खैर, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और गुजरते वक्त के साथ साथ लोगों को भी ये समझ आने लगा कि अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि राउंड है। 4th सेंचुरी बीसी में एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। यह काफी समझदार इंसान थे और इनका नाम आपने भी शायद कहीं ना कहीं अपनी बुक्स में पढ़ा होगा।
तो एरिस्टोटल पहले इंसान थे जिन्होंने यह दावा किया था कि अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि राउंड है और बाकी बॉडीज जैसे स्टार्स वगैरह भी राउंड हैं। बट क्योंकि उस टाइम पर कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी तो इन्हें भी यही लगता था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। तो एरिस्टोटल ने अर्थ और स्टार्स के राउंड होने को डिस्कवर किया था और एरिस्टोटल के बाद क्लाइस्टोलमी नाम के एक और एस्ट्रोनॉमिकली पेश किया। इस मॉडल में अर्थ बिल्कुल सेंटर में थी और सन और मून के अलावा 5 प्लेनेट यानी मरक्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न अर्थ के गिर्द घूमते नजर आए। इस मॉडल में भी इन सभी प्लेनेट को स्टार समझा जाता था, क्योंकि यह मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि हमारे सोलर सिस्टम में 5 प्लेनेट ऐसे हैं जिन्हें हम बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि मरक्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न ये 5 ऐसे प्लेनेट हैं जिन्हें हम बिना किसी टेलीस्कोप के भी अपनी आम आंख से आसमान में देख सकते हैं। ये प्लेनेट हमें एक स्टार की तरह नजर आते हैं और यही वजह थी कि एंस टाइम के लोग इन्हें प्लेनेट नहीं बल्कि वंडरिंग स्टार समझते थे, यानी ऐसे स्टार्स जो घूमते रहते हैं। तो जियोसिक्योरिटी बदल कर रख दी। उन्होंने ये डिबेट किया कि सब प्लेनेट अर्थ के गिर्द नहीं बल्कि सन के गिर्द घूमते हैं और यूनिवर्स का सेंटर अर्थ नहीं बल्कि सन है। उन्होंने इसका एक मॉडल भी दिया जिसे उन्होंने नाम दिया हीलियोसेंट्रिक मॉडल। तो जियोसिक्योरिटी संगीत लोग अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें अभी भी यही लगता था कि यूनिवर्स का सेंटर सन नहीं बल्कि अर्थ है और यह सब तब तक चला जब तक गैलीलियो नहीं आए। जी हां दोस्तों, क्योंकि अब बारी थी गैलीलियो की। दोस्तों, बाकी एस्ट्रोनोवा जानते होंगे क्योंकि गैलीलियो ही पहला इंसान था जिसने सबसे पहले प्लेनेट को एक टेलीस्कोप से देखा। जी हां दोस्तों, ये बात है 16 डेन की 1610 में। जब गैलीलियो ने वीनस को टेलीस्कोप से देखा तो उसे ये रियल लाइफ के गिर्द नहीं बल्कि सन के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, जिसका साफ साफ मतलब यही था कि जियोसिक्योरिटी संगीत हुआ है, जिसे नॉन ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। तो इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम यूनिवर्स को सिर्फ एक पर ही देख पाए हैं और इसीलिए हम नहीं जानते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और इसका सेंटर क्या है। हमारा सन भी एक ब्लैक होल के गिर्द ऑन ऑर्बिट कर रहा है जो कि हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे का सेंटर है। हमारे यूनिवर्स में मिल्की वे जैसी अनलिमिटेड गैलेक्सी हैं जिनमें बहुत सी गैलेक्सी मिल्की वे से भी बड़ी हैं। तो अगर आप यूनिवर्स और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हो तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने अच्छे से बताया कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और इस यूनिवर्स के आगे क्या है। ये वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलो टॉपिक पर वापस आते हैं दोस्तों। सदियों तक वीनस को एक स्टार समझा जाता रहा, लेकिन जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप से वीनस को देखा तो उसे यह पता चला कि वीनस कोई स्टार नहीं बल्कि अर्थ के जैसी ही एक सेलेटियन बॉडी है जो कि सन के गिर्द ऑर्बिट कर रही है। इनफैक्ट गैलीलियो ने वीनस के अलावा उन सभी प्लेनेट को देखा जिन्हें लोग पहले स्टार समझते थे। और जब गैलीलियो ने जुपिटर को देखा तो उसे जुपिटर के 4 सबसे बड़े मस भी नजर आए जो कि जुपिटर के गिर्द घूम रहे थे। तो इन मंथ्स पर भी मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बना रखा है जो कि आपको मेरी जुपिटर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम भी गैलीलियो था इन मंथ्स को स्टडी करता है और इन मंथ्स पर फिर वो क्या कुछ देखता है। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अगर आप चाहो तो मेरी जुपिटर वाली प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। उसमें मैंने जुपिटर के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इन मंथ्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है। तो खैर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जब गैलीलियो ने यह सब देखा तो उसे एक बात तो समझ आ गई थी कि सिर्फ अर्थ ही एक प्लेनेट नहीं है बल्कि अर्थ के अलावा और भी प्लेनेट हैं जिनमें से कुछ के पास तो अपने मंस भी हैं। तो जब लोगों को यह सब पता चला तो तब से ही लोगों के माइंड में ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होना शुरू होने लगी कि हो सकता है दूसरे प्लेनेट पर भी लाइफ हो और खास तौर पर वीनस और मार्स पर, क्योंकि ये दोनों अर्थ के काफी क्लोज थे। और सन के भी तो दोस्तों यही रीजन थी कि 90s के टाइम तक लोगों को वीनस से काफी उम्मीदें थी और जैसे लोग आज मार्स पर घर बनाने का सोचते हैं तो उस टाइम लोग यह सब वीनस के बारे में सोचते थे। दोस्तों सदियों तक इंसानों को यही लगता आया था कि वीनस बिल्कुल अर्थ के जैसे है और वीनस पर भी लाइफ है,
लोगों को वीनस से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जब नासा का एक स्पेसक्राफ्ट मन्नर 2 पहली बार वीनस के पास से फ्लाई बाय करता है तो वह लोगों की सारी उम्मीदें तोड़ देता है। मरीना 2 यह कंफर्म करता है कि वीनस की सरफेस का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है और वीनस का एनवायरनमेंट कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। वीनस के पास मैग्नेटिक फील्ड ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से वहां रेडिएशंस के बम्बार्डमेंट होती रहती है। तो यह सब देखकर एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि वीनस सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है और अगर इंसान वहां चला गया तो इंसान जल जाएगा। वीनस पर जाने वाले पहले स्पेसक्राफ्ट ने ही हमारी सब उम्मीदों को तोड़ दिया था, लेकिन हमारी वीनस को एक्सप्लोर करने की भूख फिर भी खत्म नहीं हुई। वीनस पर बहुत घने बादल हैं और हमें उन घने बादलों के अंदर झांक कर देखना था। दोस्तों, अगर बात करें मिशंस की, तो विकिपीडिया के अकॉर्डिंग वीनस पर अब तक 14 मिशंस गए हैं, जिन्हें 4 अलग अलग नेशंस ने भेजा था: सोवियत यूनियन, यूएसए, जापान और यूरोप। तो अब अगर सोवियत यूनियन की बात करें तो वीनस पर सबसे ज्यादा मिशन सोवियत यूनियन ने ही भेजे थे। सोवियत यूनियन ने वीनस पर टोटल 29 मिशंस भेजे थे, जिनमें से 15 पास हुए और 14 फेल हुए। यूएसए ने 11 मिशंस भेजे थे, जिनमें से 10 पास हुए और सिर्फ 1 फेल हुआ। ऐसे ही जापान ने 3 मिशंस भेजे थे, जिनमें से 2 पास हुए और यहां भी सिर्फ 1 फेल हुआ। और रही बात यूरोप की, तो यूरोप ने भी वीनस पर 3 मिशंस भेजे थे, जो कि तीनों के तीनों ही सक्सेसफुल हुए। तो ये टोटल 46 मिशंस बनते हैं जो वीनस पर गए। इनमें हर टाइप के मिशंस थे, जिनमें ग्रेविटी असिस्ट, फ्लाई बाय मिशंस और लैंडर्स शामिल थे। और अगर आपको इन सब की समझ नहीं आई तो मैं समझा देता हूं। ग्रेविटी असिस्ट मिशन का मतलब होता है ऐसा मिशन जो कि एक प्लेनेट की ग्रेविटी का सहारा लेकर दूसरे प्लेनेट पर जाए। और वीनस के केस में ऐसे 6 मिशंस थे। गैलीलियो, जो कि वीनस की ग्रेविटी का सहारा लेकर जुपिटर पर गया था। कैज़नी, जो कि सैटर्न पर गया था। मैसेंजर, बेपी कोलंबो मरिनल, 10, ये तीनों मर्क्यूरी पर गए थे। और आखिर में पार्कर सोलर प्रोब सन पर गया था। यानी ये जितने भी मिशंस थे, ये सब स्पेशली वीनस के लिए नहीं थे, बस उसकी ग्रेविटी का सहारा लेकर दूसरे प्लेनेट पर गए थे। तो इसीलिए इन्हें ग्रेविटी एस कहा जाता है। और भले ही इनका मिशन कुछ और था, बट जब इन्होंने वीनस के पास से फ्लाई बाय किया तो वीनस की भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया। अब सेकंड नंबर पर थे फ्लाई बाय मिशंस। ये मिशन स्पेशली इसलिए बनाए जाते हैं कि एक प्लेनेट के पास से फ्लाई बाय करें और उस प्लेनेट को स्टडी करें। थर्ड, हमारे पास लैंडर्स थे, जो कि एक प्लेनेट पर लैंड होते हैं और वहां के एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। तो वीनस पर जो 46 मिशंस गए थे, उनमें ग्रेविटी असिस्ट भी थे, फ्लाई बाय भी थे और लैंडर्स भी थे। वेल, टोटल मिशंस तो 46 थे, लेकिन 46 में से 30 मिशन ही सक्सेसफुल रहे और उन सभी मिशंस ने बहुत वैल्यूएबल डाटा भी दिया। बट दोस्तों, जब बात आती है वीनस पर भेजे गए मिशंस की, तो सबसे पहला नाम जो हमारे माइंड में आता है वह है वेनेरा संगीत सीरीज। दोस्तों, वेनेरा सीरीज वीनस पर भेजे गए मिशंस की सबसे पॉपुलर सीरीज थी, जो सोवियत यूनियन ने भेजी थी। जी हां दोस्तों, जब अमेरिका चांद पर अपोलो मिशंस भेजने में लगा था, तब सोवियत यूनियन ने वीनस पर मिशंस भेजना शुरू किए। सोवियत ने वीनस पर लगातार एक के बाद एक वेनेरा मिशंस भेजे, जिनमें बहुत से प्रोब्स को वीनस के अंदर भी उतारा गया। ये प्रोब्स या तो वीनस के एटमॉस्फेयर के अंदर जाकर फट जाते थे, या फिर यह वहां की एक्सट्रीम हीट की वजह से पिघल जाते थे, क्योंकि वीनस के अंदर जाना कोई आसान बात नहीं है। और यही वजह थी कि सबसे ज्यादा मिशंस भी सो यूनियन के फेल हुए थे। तो चलो, अब ज्यादा बातें नहीं करते और जानते हैं इन मिशंस की स्टोरी को। दोस्तों, साल 1961 में सोवियत यूनियन ने पहली बार वीनस पर 2 मिशन भेजे, जिनमें एक था तालेस पटक और दूसरा था वनेरा 1। भले ही यह दोनों मिशंस फेल हुए थे, लेकिन यहां से वनेरा मिशंस की शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों, वनेरा 1 एक फ्लाई बाय मिशन था, जिसने पहली बार वीनस के पास से फ्लाई किया। बट जैसे ही स्पेसक्राफ्ट वीनस के पास पहुंचा, तो इसका कांटेक्ट अर्थ से बिल्कुल खत्म हो गया, जिसकी वजह से यह कोई भी डाटा वापस नहीं भेज पाया। और सेम यही चीज वेनेरा 2 के साथ भी हुई। नेरा 2 ने भी जब वीनस के पास से फ्लाई बाय किया, तो इसका कम्युनिकेशन भी लॉस्ट हो चुका था। तो वनेरा 1 और 2 फ्लाई बाय थे और यह दोनों ही फेल हुए।
संगीत थे दोस्तों। वनेरा 1 और 2 के बाद वेनेरा 3 को भेजा गया, जो कि एक लैंडर था, यानी उसे वीनस की सरफेस पर लैंड करना था। तो पिछले 2 मिशंस की तरह इसका कम्युनिकेशन भी लॉस्ट हुआ और फिर पता नहीं इसके साथ क्या हुआ। साइंटिस्ट को लगा कि शायद वेनेरा 3 वीनस की सरफेस पर क्रैश लैंड कर गया होगा, बट दोस्तों ऐसा नहीं था। साइंटिस्ट वीनस को जितना अच्छा समझ रहे थे, शायद यह उतना अच्छा नहीं था। तो नेरा 3 पहला प्रोब बना, जो कि पहली बार किसी दूसरे प्लेनेट के अंदर गया। नेरा 3 भी फेल हुआ था और अब बारी थी वनेरा 4 की दोस्तों। वेनेरा 4 की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यह सोवियत यूनियन का पहला स्पेसक्राफ्ट था जो सक्सेसफुल हुआ। इससे पहले सोवियत वनस पर 11 मिशंस भेज चुके थे, जो कि सब के सब फेल हुए थे, बट फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साल 1967 में वनेरा 4 को वीनस पर भेजा। तो जैसे ही ये प्रोब वीनस के एटमॉस्फेयर से हिट हुआ, तो फौरन से एक पैराशूट डिप्लॉयड उसको स्टडी करना शुरू किया। खैर, शुरू में तो वीनस का एनवायरनमेंट बिल्कुल अर्थ के जैसा ही था, यानी अर्थ के जैसा ही टेम्परेचर था और अर्थ के जैसा ही प्रेशर। बट जैसे जैसे ये वीनस के और अंदर उतरता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया और प्रेशर इंक्रीज होता गया और फिर अचानक वेनेरा 4 फट गया। तो जो लास्ट रीडिंग वेनेरा 4 ने ली थी वो ये थी, इसमें प्रेशर अर्थ से 22 गुना ज्यादा है और टेम्परेचर भी अर्थ से पूरे 250 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो ये सब देखकर सोवियत को एक बात तो समझ आ गई थी कि वीनस पर सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, और इतना कि यह प्रोब्स को भी फाड़ देता है। और वनेरा 3, जिसके बारे में साइंटिस्ट समझ रहे थे कि यह वीनस की सरफेस पर क्रैश लैंड कर गया होगा, तो अब वह समझ चुके थे कि वनेरा 3 वीनस पर कभी लैंड हुआ ही नहीं था, बल्कि यह भी वीनस के प्रेशर की वजह से फट गया था। तो टॉपिक पर वापस आते हैं दोस्तों। वनेरा 3 की तरह वनेरा 4 भी वीनस पर लैंड तो नहीं कर पाया, बट इसे एक सक्सेसफुल मिशन समझा गया, क्योंकि इसने पहली बार वीनस के अंदर जाकर उसकी रीडिंग्स ली थी। दोस्तों, वनेरा 4 के बाद वेनेरा 5 और 6 को भेजा गया, जो कि दोनों ट्विंस थे। वनेरा 5 ने 53 मिनट्स और वनेरा सी ने 51 मिनट्स तक अर्थ पर डाटा भेजा, और उसके बाद यह दोनों प्रोब्स भी वीनस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्रश हो गए। दोनों मिशन सक्सेसफुल रहे और दोनों ने बहुत वैल्यूएबल डाटा भी दिया, बट अभी भी सोवियत वीनस पर लैंड नहीं कर पाए थे और यही बात उन्हें खटक रही थी। वह किसी भी तरह वनस पर लैंड करना चाहते थे और यही सब सोचकर वह वनेरा 7 को डिजाइन करते हैं। दोस्तों, सोवियत ने वनेरा 7 को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था कि यह वीनस की एक्सट्रीम कंडीशंस और प्रेशर को बर्दाश्त कर सके और सक्सेसफुली वीनस पर लैंड कर पाए। उन्होंने वनेरा 7 के पैराशूट पर एक कोड भी ऐड किया था, जिसे 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर मेल्ट होना था, ताकि पैराशूट जल्दी से ओपन ना हो और वनेरा 7 स्पीड के साथ वीनस की सरफेस तक पहुंच जाए। तो जैसे ही वनेरा 7 वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, एक पैराशूट डिप्लॉयड अपना काम बहुत ही अच्छे से करता है। वो पैराशूट को ओपन नहीं होने देता और वनेरा 7 तेजी के साथ वीनस के एटमॉस्फेयर में उतरने लगता है। तो जैसे ही 200 डिग्री सेल्सियस पर वो कोड मेल्ट होता है, पैराशूट ओपन हो जाता है और अचानक 3 किमी ऊपर से ही वो पैराशूट जल जाता है और प्रोब 60 किमी पर सेकंड की स्पीड से आकर सरफेस से टकरा जाता है। तो प्लान के मुताबिक वनेरा 7 ऑन वीनस पर लैंड करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट तो बन चुका था, बट यह कोई भी डाटा नहीं भेज पाया, जिसकी वजह से यह मिशन भी फेल हुआ, या फिर यूं कहा जाए कि पार्शियली सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि दोस्तों, कुछ हफ्ते बाद सोवियत ने नोटिस किया कि जब वनेरा 7 वीनस की सरफेस से टकराया था, तो ये पूरे 20 मिनट तक एक बहुत ही वीक सिग्नल भेजता रहा, जिससे ये पता चला कि वीनस की सरफेस का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस है और ये कितना गर्म है। ये मैंने वीनस के पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। उस वीडियो में मैंने समझाया था कि कैसे नासा के एक इंजीनियर ने कैमरा लेकर भट्टी में डाला, ये दिखाने के लिए कि वीनस पर कितनी गर्मी है। तो खैर, वनेरा 7 पूरे 23 मिनट तक अर्थ पर सिग्नल्स भेजता रहा। उसके बाद यह भी वीनस की एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से क्रश हो गया और वनेरा 7 की पार्शियल सक्सेस के बाद सोवियत ने वनेरा ए को रीडिजाइन किया। दोस्तों, वनेरा 8 दिखने में वनेरा 7 के जैसा ही था, बट इसके अंदर सोवियत ने कुछ चेंजिंग की थी। जैसे इसके अंदर एक कूलिंग सिस्टम को ऐड किया था और इसके एंटीनास को भी इंप्रूव किया गया था।
ताकि वीनस के अंदर जाने के बाद इसकी मशीनरी कहीं जल ना जाए और इसे सिग्नल भेजने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस सिस्टम ने वीनस पर बहुत अच्छे से काम किया और वीनस पर लैंड होने के बाद वेनेरा 8 ने पूरे 50 मिनट तक वीनस की रीडिंग्स ली, जिसके बाद सोवियत को अच्छे से समझ आ गया कि वीनस कैसा है और अगर उन्हें वीनस पर लैंड करना है तो कैसे करना है। यानी अब सोवियत वीनस को समझ चुके थे और अपने नेक्स्ट मिशंस के लिए वह कुछ नया प्लान कर रहे थे। दोस्तों, वेनेरा 8 वीनस पर 1972 में लैंड हुआ था और उस टाइम तक वीनस के अंदर की एक भी इमेज साइंटिस्ट के पास नहीं थी, क्योंकि वीनस के ऊपर बहुत ही घने बादल हैं, जिसकी वजह से वीनस के अंदर देख पाना नामुमकिन है। इनफैक्ट हमारे पास अभी तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट ऐसा नहीं है जो वीनस के उन घने बादलों के अंदर देख पाए। तो सोवियत ने सोचा कि क्यों ना अपने नेक्स्ट मिशंस में वो कैमरा को भी फिट करें, ताकि जब वो वीनस के अंदर जाएं तो वो उसकी इमेजेस को भी ले पाए। तो यही सब सोचकर वो 2 ट्विन लैंडर्स यानी वेनेरा 9 और 10 को डिजाइन करते हैं, जिन्हें वो एक बिल्कुल न्यू लुक दे देते हैं। इस बार उनमें पैराशूट की जगह एक एयर ब्रेक लगा था और नीचे लैंडिंग लेग्स को भी ऐड किया गया था, ताकि ये वीनस पर इजीली लैंड कर पाएं और इन पर लगे कैमरा हमें ये दिखा पाएं कि वीनस अंदर से कैसा दिखता है। तो इन दोनों लैंडर्स पर 2 ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा थे, जिन पर प्रोटेक्टिव कैप्स को लगाया गया था, ताकि वो कैमरा को वीनस के हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करें। और सिर्फ तभी ओपन हो जब ये लैंडर्स वीनस पर लैंड करें। तो पहले वेनेरा 9 वीनस पर लैंड करता है और उसके 3 दिन बाद वेनेरा 10 वेल जैसे ही वेनेरा 9 इन वीनस पर लैंड होता है तो सिर्फ एक कैप ही ओपन होती है, जिससे हमें कुछ ऐसी पिक्चर देखने को मिलती है। वेनेरा 9 वीनस पर पूरे 53 मिनट तक सरवाइव करता है। उसके बाद यह भी वीनस के हार्श एनवायरनमेंट में क्रश हो जाता है और यूं वेनेरा ना पहला प्रोब बनता है जो कि वीनस के अंदर जाकर उसकी इमेजेस को ले पाता है। और अब अगर बात करें नेरा 10 की, तो इत्तेफाक से सेम यही चीजें मेरा 10 के साथ भी होती हैं। यानी जैसे ही वह लैंड करता है तो उसकी भी सिर्फ एक कैप ही ओपन होती है और वह भी अपना सिर्फ एक कैमरा ही यूज कर पाता है। नेरा 10 वीनस की कुछ ऐसी इमेज लेता है और पूरे 55 मिनट सरवाइव करने के बाद यह भी वीनस का हिस्सा बन जाता। संगीत है दोस्तों, नेरा 9 और 10 दोनों ही सक्सेसफुल मिशंस थे, बट सोवियत अब चाहते थे कि उनके नेक्स्ट मिशंस में ये कैप वाला प्रॉब्लम ना आए और वीनस पर लैंड करने के बाद लैंडर्स अपने दोनों कैमरा को यूज कर पाएं। तो यही सब सोचकर वो फिर से 2 ट्विंस यानी वेनेरा 11 और 12 को डिजाइन करते हैं, जिनके साथ वो इस बार कलरफुल कैमरा को अटैच करते हैं। क्योंकि पिछले 2 मिशंस में ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा थे, तो पहले वेनेरा 12 वीनस पर लैंड करता है और फिर वेनेरा 11। अब अगर आप गौर करो तो वेनेरा 11 वीनस पर 25 दिसंबर को लैंड हुआ था, यानी क्रिसमस के दिन। इसका मतलब क्रिसमस के दिन भी साइंटिस्ट को छुट्टी नहीं थी। तो खैर साइंटिस्ट समझ रहे थे कि इस बार दोनों कैप्स ओपन होंगी और उन्हें पहली बार वीनस की कलरफुल फोटोज देखने को मिलेंगी। बट दोस्तों, इसका उल्टा होता है, यानी लैंड होने के बाद इन दोनों लैंडर्स की एक भी कैप ओपन नहीं हो पाती और यह दोनों वीनस की एक भी इमेज नहीं ले पाते, जिसकी वजह से इन मिशंस को सक्सेसफुल नहीं बल्कि मोस्टली सक्सेसफुल कहा गया। यानी ऐसे मिशंस जो सक्सेस को छूकर टक से वापस आ गए। वेनेरा 11 ने वीनस पर 95 मिनट्स तक सरवाइव किया और वेनेरा 12 ने 110 मिनट तक, यानी इन्होंने पिछले मिशंस के मुकाबले ज्यादा देर तक सरवाइव किया था और वीनस से रिलेटेड बहुत वैल्यूएबल्स संगीत की क्रिसमस को खराब कर दिया था। लेकिन वेनेरा 13 और 14 ने ऐसा नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, वेनेरा 13 और 14 पर भी साइंटिस्ट ने कलरफुल कैमरा को ऐड किया था, बट इस बार उन्होंने इन दोनों के साथ एक माइक्रोफोन और एक ड्रिल मशीन को भी अटैच किया था, ताकि ये पिक्चर्स के साथ साथ वीनस की ऑडियो और उसकी मिट्टी का भी ले सकें। तो पहले वेनेरा 13 लैंड होता है और फिर वेनेरा 14। नेरा 13 के दोनों कैमरा ही वर्क करते हैं और नेरा 14 का सिर्फ एक। नेरा 13 कुछ ऐसी पिक्चर्स लेता है और नेरा 14 ऐसी, यानी नेरा 13 पहला प्रोब था जिसने पहली बार वीनस के अंदर की कलरफुल इमेजेस को कैप्चर किया था। इसके अलावा वेनेरा 13 पूरे 827 मिनट तक वीनस के हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करता है और नेरा 1457 मिनट तक, यानी वेनेरा 13 वीनस पर अब तक का सबसे ज्यादा सरवाइव करने वाला मिशन बन जाता है।
तो दोस्तों, वनेरा 13 और 14 वनेरा प्रोग्राम के आखिरी लैंडर्स थे। इसके बाद सोवियत यूनियन वीनस पर 2 वनेरा मिशंस वनेरा 15 और 16 और भेजता है, जिन्हें वीनस के गिर्द ऑन ऑर्बिट करके उसको रडार के थ्रू मैप करना था। तो ये दोनों मिशंस ही सक्सेसफुल रहते हैं और इसके बाद सोवियत वेनेरा प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। दोस्तों, वेनेरा प्रोग्राम के एंड होने के बाद वीनस पर और भी बहुत सारे मिशंस गए थे, पर जो नाम वनेरा मिशंस ने बनाया उसे आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। और यही वजह है कि अगर आज भी हम वीनस पर भेजे गए मिशंस का जिक्र करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे माइंड में वनेरा मिशंस का ही आता है। इनफैक्ट वीनस पर फ्यूचर में और भी मिशंस जाएंगे, जिन्हें हम वीनस के आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करते रहेंगे। उम्मीद है आपको यह पार्ट भी अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक जरूर करना, क्योंकि इसकी रिसर्च में मुझे काफी हफ्ते लगे थे, तो इसे लाइक किए बगैर मत जाना। और अगर आप स्पेस और प्लेनेट के बारे में जानना पसंद करते हो तो मैंने स्पेशली प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां मैंने हर चीज पर अलग अलग पार्ट्स बनाकर डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा। तो आप चाहो तो इन्हें चेक कर सकते हो और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी।